हेलो स्टूडेंट, मैं सारिका आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिथिलेश्वर जी द्वारा लिखित कहानी हरिहर काका का भाग चौथा। पाठ को आगे बढ़ाने से पूर्व पिछले भाग में हमने क्या क्या पढ़ा इसको दोहराते हैं। हमने देखा कि किस प्रकार महंत ने अपने कुछ साधुओं के द्वारा हरे काका का अपहरण किया। अपहरण की इस प्रकार की घटना गांव में बहुत पहली बार हुई थी। साथ ही साथ महंत का जबरदस्ती काका के अंगूठे का निशान कोरे कागज पर लेना, भाइयों का मदद के लिए पुलिस के पास जाना। पुलिस के साथ जब वह ठाकुरबाड़ी पहुंचे तो वहां पर एक वृद्ध साधु को छोड़कर कोई भी नहीं था और काफी तलाश करने के बाद एक बंद कमरे में काका बहुत बुरी हालत में पुलिस को मिले। और जैसे ही पुलिस को देखा तो काका ने अपने साथ घटी घटना को और महंत की सारी शिकायत का कच्चा चिट्ठा पुलिस के सामने रख दिया और एक बार फिर काका अपने परिवार के साथ रहने लगे। इस घटना के बाद भाई भी सतर्क हो गए और उन्होंने काका की सुरक्षा के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ से कई हट्टे कट्टे नौजवानों को अपने घर बुलाया जो 24 घंटे काका की निगरानी करते। साथ ही साथ भाइयों को ये डर सताने लगा कि महंत फिर कोई कोशिश करेगा और जैसे तैसे हो काका से वो जमीन हथिया लेगा। इसलिए अब काका की जमीन पाने के लिए भाइयों ने भी काका को जोर देने लगे कि वे अपनी जमीन उनके नाम कर दे। चलिए आगे क्या होता है देखते हैं। शुरू में भाइयों ने काका को जमीन अपने नाम करवाने के लिए प्यार से समझाया, परंतु जब काका नहीं माने तो जोर जबरदस्ती और दबाव देना शुरू किया। फिर भी काका नहीं माने तो उन्होंने एक दिन वही रूप धारण कर लिया जो कुछ दिन पहले जमीन के लालच में महंत ने धारण किया था। अपने कुछ सहयोगी के साथ काका के भाई उनके पास आए और उनको दबोचकर उन्हें धमका रहे थे। काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैयार रहते थे, आज उनको मारने के लिए वे उनके सामने खड़े थे और वो कह रहे थे कि सीधे मन से कागजों पर जहां जहां जरूरत है अंगूठे का निशान बनाते चलो, अन्यथा मारकर यही घर में काट देंगे और गांव के किसी लोगों को सूचना तक नहीं मिल पाएगी। हालांकि जब ऐसा पहली बार होता तो काका शायद डर जाते, परंतु इसी तरह की घटना काका के साथ पहले भी हो चुकी थी और काका ये जानते थे कि जब एक बार ऐसा हो सकता है जमीन के लालच में तो दोबारा भी ये हो सकता है। इसलिए काका कहते हैं कि अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य डरता है, परंतु जब उसे इस बात का ज्ञान हो कि उसके साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है तो फिर इंसान डरता नहीं है और मृत्यु से भी घबराता नहीं है। काका भी ये जानते थे कि उसके भाई उनको मारेंगे नहीं क्योंकि उन्हें काका की जमीन चाहिए थी और इसीलिए वे बार बार मना कर रहे थे कि वो अपने जीते जी ये जमीन किसी को नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने गांव की रमेसर की विधवा का बहुत बुरा हाल देखा था। क्योंकि जब रमेसर की विधवा ने अपनी जमीन जायदाद रमेसर के भाइयों के नाम लिखवा दी यह सोचकर कि वे बुढ़ापे में उसका ध्यान रखेंगे, परंतु जैसे ही जमीन उनके नाम हुई तो रमेसर की विधवा की जो दुर्गति हुई थी उसे काका ने अपनी आंखों से देख लिया था। हरे काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए बोले, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी एक धूर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा। तुम सब ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी से जरा भी कम नहीं हो। यहाँ हरिहर काका को अपने भाई और महंत इन दोनों में कोई फर्क ही नजर नहीं आ रहा था। भाई भी उन्हें डांटने और डपटने लग रहे थे कि कैसे ये जमीन हमारे हाथ नहीं दोगे। इधर काका ने हाथापाई शुरू कर दी, परंतु सभी भाइयों ने उन्हें पकड़ लिया था तो बचाव के लिए काका ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। काका की आवाज सुनकर पास पड़ोस के लोग घर में घुस आए और फलस्वरूप वहां पर काका के भाई का ये रूप लोगों के सामने आया। वहीं पर महंत के पुजारी भी थे, उन्होंने तत्काल इसकी सूचना महंत को दे दी और महंत ने जल्दी से जल्दी पुलिस को काका के घर भेज दिया।
जब पुलिस काका के घर आई तो काका को पहली बार जिस हालत में पुलिस ने पकड़ा था उससे भी कई बुरी तरह की हालत में काका अपने ही घर से पुलिस को मिले, जहां उनके भाइयों ने उन्हें बेतहाशा पीटा था और उनके मुंह में कपड़ा भी ठूसा था और जबरदस्ती कई जगह उनके अंगूठे के निशान भी लिए। पुजारी पुलिस को आता देखकर हरियर काका के भाई और भतीजे वहां से भाग गए। इस घटना के बाद काका पूरी पुलिस की सुरक्षा में अपने परिवार से अलग गांव के बाहर रहने लगे और 24 घंटे पुलिस के कुछ सिपाही उनके घर के बाहर तैनात रहते ताकि महंत या उनके भाइयों के द्वारा किसी तरह का खतरा काका को ना हो। साथ ही साथ तीनों भाई और ठाकुरबाड़ी के महंत की पूरी नजर काका पर थी। समय मिलते ही वे अपनी अपनी मीठी बातों से और अच्छी बातों से काका का मन अपनी ओर करने का कार्य उन्होंने अभी भी जारी रखा। इसी बीच गांव में एक नेताजी थे जो न तो उनकी कोई खेती थी न गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते थे क्योंकि राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास थी। हरे काका की जमीन के लालच में कुछ विशिष्ट लोगों को अपने साथ लिए वे काका के पास चले गए और काका के सामने यह प्रस्ताव रखा कि उनकी जमीन में वे हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोलेंगे और जिसके कारण काका का नाम यहाँ पर अमर हो जाएगा और उनकी जमीन का सही उपयोग भी होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर अब इस प्रकार की किसी बातों का कोई रंग नहीं चढ़ने वाला था। पहले ही जमीन के चलते काका ने बहुत कुछ सहा था और अब काका ने नेता की इस प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं दिया और नेताजी को यहाँ से चुपचाप निकल जाना। इन सभी घटनाओं के बीच इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र में थे हरिहर काका। आंगन, खेत, खलिहान, बगीचे, बरगद, हर जगह उन्हीं की घटनाओं की चर्चा होती और हर कोई अपने ज्ञान का बखान इस चर्चा के माध्यम से करता, जिस चर्चा का कोई अंत नहीं था। हर कोई अपनी तरह से अलग अलग संभावनाएं व्यक्त करता और कहता, राम जाने क्या होगा, दोनों के पास अंगूठे के निशान हैं, अब पता नहीं काका का उत्तराधिकारी कौन होगा और काका की ये जमीन किसको मिलेगी। इसके साथ साथ और लोग इस घटना की नमक मिर्च के साथ चर्चा करते और आपस में ही चर्चा करके अलग अलग तरह की खबरें वह गांव में फैलाने लगे। कुछ लोग ये कहने लगे कि काका जब मरेंगे तब उनको अग्नि कौन देगा, क्योंकि दोनों भी अपने आप को काका का वारिस कहने लगे क्योंकि दोनों के पास अंगूठे का निशान है। अब यहाँ तक कि एक और खबर आई कि जब काका मरेंगे तो भाइयों ने जमीन को पाने के लिए गांव के किसी डाकू जिसका नाम बूटन था उससे हाथ मिला लिया ताकि काका की जमीन उनके नाम होने में सहायता हो। यहाँ तक कि महंत ऐसा भी कहने लगा है, ये बात भी फैलने लगी कि काका के मृत्यु के बाद जगह जगह से साधुओं और नागाओं को बुलाएंगे और यहाँ काका के नाम से बहुत बड़ा यज्ञ कर्म होगा। इस तरीके से रहस्यात्मक खबरों के बीच पूरे गांव का वातावरण छाया रहता। दिन ब दिन आतंक का माहौल गहराता चला जा रहा था और हरिहर काका तो कोई अमृत पीकर तो नहीं आए थे, एक न एक दिन वह इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, तब क्या होगा। भाइयों के और महंत के बीच किस तरह की लड़ाई झगड़ा होगा जिसके बारे में सोच सोचकर गांव के लोग भी घबराने लगे थे। इन सारी परिस्थितियों में हरिहर काका तो बिल्कुल मौन हो गए थे। वे जैसे तैसे अपने जिंदगी के शेष दिन काट रहे थे। उन्होंने अपने कामकाज के लिए एक नौकर रख लिया था, वही उन्हें खाना बनाता और खिलाता भी। उनके हिस्से की जमीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहे तो मौज की जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए थे, बिल्कुल खामोश हो गए थे। अब उनका मन किसी से बात करने का नहीं हुआ। कई लोगों ने प्रयास किया कि उनसे बात करे, पूछे, परंतु काका ने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। केवल खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारा करते। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते, लेकिन अब उनके पास किसी से कुछ कहने के लिए कोई बात नहीं थी। हालांकि यहाँ पर अब काका अपनी मर्जी से
पंच पकवान बनाकर खा सकते थे, लेकिन इन दो घटनाओं के बाद काका की कुछ खाने की इच्छा ही मर गई थी। और इधर पुलिस के जवान हरियर काका के खर्चे पर ही खूब मौज मस्ती से रह रहे थे, जिसका धन वह उपास करने लगा था और जिसका कुछ भी नहीं वह काका के रुपए पैसे पर मौज कर रहे थे और दोनों समय अच्छा अच्छा भोग खा रहे थे। तो देखा आपने, इस प्रकार हरियर काका के साथ किस तरह की व्यवहार उन्हीं के भाइयों और गांव के लोग और महंत के द्वारा किए गए थे। पूरी कहानी पर यदि हम नजर डालें तो हरियर काका का एक चरित्र हमारे सामने उभर कर आता है, जिस चरित्र में हमें कुछ गुण नजर आते हैं। पहला है धार्मिक प्रवृत्ति। हरियर काका शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और इसीलिए वे हमेशा ठाकुरबाड़ी जाते। महंत के ऊपर भी उन्हें बहुत ज्यादा विश्वास था, परंतु महंत के द्वारा किए गए बुरे बर्ताव के कारण उनके मन से धर्म और ठाकुरबाड़ी के प्रति विश्वास को ठेस पहुंची थी। हरियर काका एक संवेदनशील व्यक्ति थे जिसकी कोई संतान नहीं थी। ऐसे व्यक्ति ने अपने भाइयों के बच्चों को ही अपना बच्चा मानकर उनके साथ प्यार से वह रहने लगे। साथ साथ एक बिना पिता के कथावाचक को पिता का प्यार देकर उन्होंने अपने संवेदनशीलता का ही परिचय दिया था। काका धैर्यवान थे। वह इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वो बड़ी धैर्यता के साथ वह निभा रहे थे, जी रहे थे, परंतु उन्होंने पूरी निष्ठैर्यता के साथ उन्होंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो परंतु अपनी जमीन वह किसी के नाम नहीं करेंगे। ये उनकी धीरता का ही प्रतीक था। हरियर काका दयालु थे। अपने भाइयों की पत्नियों के द्वारा किए गए बुरे व्यवहार के प्रति भी उन्होंने उन्हें क्षमा मांगने पर क्षमा कर दिया था। भाइयों के साथ भी वह बहुत अच्छे से रहने लगे थे, परंतु उनके इसी दयालु स्वभाव का उन लोगों ने गलत फायदा उठाया। हरियर काका जागरूक एवं ज्ञानवान थे। उम्र के साथ साथ उन्हें बहुत सारा अनुभव का ज्ञान था। वे जानते थे कि ये जमीन ही है जिसके चलते भाई उनको का ध्यान रख रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपने जीते जी अपनी जमीन किसी के नाम न करने का उन्होंने निश्चय कर लिया था। साथ ही साथ गांव के कुछ ऐसे उदाहरण उनके सामने थे जिससे उनको ये सीख मिली थी कि अपनी जमीन जायदाद अपने जीते जी किसी को नहीं करनी चाहिए। हरियर काका की ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। इस कहानी से कुछ अच्छी बातें भी हमें सीखने को मिलती हैं और कुछ ऐसी बातें भी सामने आती हैं जो समाज के बदलते हुए चित्र को रखती हैं। अच्छी बातें क्या, तो इसमें शुरू में हमने देखा कि काका का परिवार एक संयुक्त परिवार था। तो एक संयुक्त परिवार के लिए जो प्यार, आपसी भाईचारा, अपनापन होना चाहिए वो सब वहाँ पर था। सब मिलजुल कर खेती बाड़ी करते थे, परंतु जैसे ही परिवार में लालच, लोभ आता है तो रिश्तों में दरार पड़ने लगती है। प्यार की जगह यहाँ पर एक दूसरे के प्रति घृणा और नफरत ले लेती हैं। तो इस तरीके से बदल समाज में रिश्तों की अहमियत पैसे के कारण कैसे बदलती जा रही है, ये बात भी हमारी नज़र में आती है। दूसरी कि गांव के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे। ईश्वर के प्रति वह बहुत विश्वास रखते थे। ठाकुरबाड़ी में पूजा पाठ, यहाँ की दान पुण्य में भी विश्वास करते थे। परंतु दूसरी ओर इसे ठाकुरबाड़ी और महंत के द्वारा किए गए कार्यों के कारण लोगों की आस्था को यहाँ पर ठेस पहुंची है। इस प्रकार से इस पाठ से हमें कई सारे मूल्य और कई सारी सीख मिलती है। चलिए प्रश्न अभ्यास देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हरियर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के अर्थात एक ही जैसे क्यों लगे? प्रश्न 2, अनपढ़ होते हुए भी काका दुनिया बेहतर कैसे समझते थे? पाठ के आधार पर बताइए। प्रश्न 3, हरियर काका के साथ उनके भाइयों का व्यवहार देखकर ऐसा लगता है कि समाज से रिश्तों की अहमियत अर्थात महत्व कम हो गया है। अपने विचार से लिखिए। प्रश्न 4, यदि आप हरियर काका के गांव में होते तो उनकी मदद करने हेतु आप क्या क्या करते? प्रश्न 5, यदि हरियर काका के गांव में मीडिया
आप जानते हैं कि मीडिया का कितना बड़ी भूमिका होती है समाज में। अगर यही मीडिया हरियर काका के गांव में पहुंचती तो काका को उसकी क्या मदद हो सकती थी। प्रश्न 6, हरियर काका कहानी से आपने क्या क्या सीखा। आशा करती हूँ इस पाठ को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।